अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नीट में बायो 50% वेटेज रखता है पेपर का। और इस वीडियो में मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा जिसको यूज़ करके मैंने नीट 2026 थर्ड में वाले पेपर और नीट 2026 दोनों में ही 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया था। मैंने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ किया नहीं था बायो में, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत कम मेहनत करके इवन परफेक्ट स्कोर ला सकते हो। मैंने लाया था। मैंने बेसिकली 10 से 15 बार एनसीईआरटी पढ़ी थी और 2 से 3 बार पीवाईक्यूज़ किए थे। पर वही मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको खुद से एनसीईआरटी में कैसे पढ़ता था बेसिकली 2 स्टेप्स में वो बताऊंगा। ऑल्सो बहुत सारे चीज़ें लाइक आपको डिटेल लेक्चर्स देखने चाहिए या फिर वन शॉट देखना चाहिए। वन शॉट देखना चाहिए तो कैसे देखना चाहिए, नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने, रिसोर्सेज वगैरह, रिविजन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है लाइक नीट 2025 वाला या नीट 2026 वाला, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बायो में फुल स्कोर करने की तरफ जाओ। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी चैप्टर आपका स्ट्रांग हो, अगर उस चैप्टर से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे नहीं बनने वाला। इस साल भी मेरे बहुत सारे चैप्टर्स थे जो कि मेरे सुपर स्ट्रांग चैप्टर्स में से एक थे, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, पर कुछ क्वेश्चन उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आ गए और मैं नहीं बना पाया। पर बायो के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप बायो बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप गारंटी ले सकते हो कि लाइक आपका 330, 340 या इवन 360 मार्क्स आ सकता है। और दूसरी बात, नीट में मैटर नहीं करता कि आपका बायो में स्कोर आया है, फिज़िक्स में स्कोर आया है, फिर केमिस्ट्री में स्कोर आया। टोटल स्कोर मैटर करता है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने इस बारी 360 आउट ऑफ 360 के अराउंड स्कोर कर लिया होता बायो में और फिजिक्स केमिस्ट्री में जस्ट 100 मार्क्स भी स्कोर कर लिया होता, तो आपका टोटल स्कोर 560 बनता और जिसमें आपको AIQ से किसी ना किसी स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बायो आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। भले इसमें आप कम टाइम दे के कम मेहनत करके बहुत अच्छे से स्कोर ला सकते हो, पर आपको एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप लेक्चर्स वगैरह में चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो और उसका आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आने हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा इंग्लिश वीक होता है या फिर जिनको एनसीईआरटी समझ नहीं आता, तो वो नोट्स प्रेफर करते हैं। अगर आप नोट्स से भी पढ़ते हो स्टिल आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट 1-2 बार तो पढ़ना ही चाहिए। तो मैं एक एक चीज़ करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कि बायो में आपको डिटेल लेक्चर देखना चाहिए या वन शॉट देखना चाहिए। तो देखो, जैसे नीट 2025 वाला पेपर हुआ है या नीट 2026 वाला पेपर, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस भी आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह और हर जगह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के मिलते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बायो में नहीं कर सकते। अगर डिटेल लेक्चर करने जाओगे तो एक चैप्टर 10 लेक्चर में ख़त्म होगा, यानी 20 घंटे आपको सिर्फ लेक्चर देने में लग जाएगा। फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर उसके क्वेश्चंस करना, आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो बेटर है कि आप वन शॉट्स देखो। इवन वन शॉट देखना भी ज़रूरी नहीं है। लाइक मैंने बहुत कम ही चैप्टर थे जिनके वन शॉट्स देखे, वरना मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ा था। अगर आपको एनसीईआरटी समझ आती है ना खुद से पढ़ के, तो आप डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लो। और कुछ चैप्टर्स के अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो उनके वन शॉट देख सकते हो। या फिर अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में बोरियत हो रही है तो भी आप वन शॉट्स के थ्रू जाके पढ़ सकते हो। और डिटेल लेक्चर उन्हीं चैप्टर्स का देखना है जो कि आपको समझ नहीं आता है। लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जेनेटिक्स समझ नहीं आती है, उसमें जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्रॉस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब समझ नहीं आते, तो उसके लिए आप डिटेल लेक्चर देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल तीनों पे ही मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है। आप विपिन सर के या समाप्ति मैम के वन शॉट्स देख सकते हो। उसमें उम्मीद वाले वन शॉट्स हैं जिसमें अराउंड 5 आवर में एक चैप्टर ख़त्म किया है सर ने, और मिशन 30 वाले भी हैं जिसमें अराउंड 2 आवर्स में एक चैप्टर ख़त्म किया है। आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। नाउ हाउ टू वॉच वन शॉट्स। देखो, जो भी आपको लगे 5 आवर वाला या 2 आवर वाला लेक्चर आप प्ले करो, और जैसे ही मैम या सर कोई टॉपिक पढ़ाते हैं वीडियो पॉज करो और उसी टाइम पे अगर आपने लास्ट ईयर नोट्स पढ़ रखा था 1-2 बार तो उसको नोट्स पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, या फिर अगर नोट्स नहीं बना रखा तो डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ लो। इस तरह से एक एक पेज कवर करते जाओ वन शॉट से और उसके एनसीईआरटी पढ़ते जाओ। नाउ नोट्स। देखो, लास्ट ईयर अगर आपने नोट्स बना रखे थे और उसको 1-2 बार पढ़ रखा था
तो आप वापस से नोट्स पढ़ लो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ लो। पर अगर आपने लास्ट ईयर नोट्स नहीं बनाए और नोट्स नहीं पढ़ रहा, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आप लेक्चर देखते हो उसके में आपको मिलता है वन शॉट्स में बेसिकली, तो उसको आप एनसीईआरटी के साइड में ऐड करते जाओ। बायो में बेसिकली आपको एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स करनी है। अगर लास्ट ईयर नोट्स पढ़ रखा था, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो कि नोट्स से पढ़ना प्रेफर करते हैं, तब भी आप एनसीईआरटी एटलीस्ट 2-3 बार पढ़ लेना, ताकि जब नीट में एनसीईआरटी की लाइंस उठ के आएँ तो आपसे क्वेश्चन जल्दी बन जाए। आपने भी इस साल का पेपर दिया होगा, या फिर नहीं भी दिया तब भी आपको पता है कि जो नीट में होता है वो बायो में एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। और जब एनटीए आया है 2019 के बाद से, तो आप एनसीईआरटी ही डायरेक्टली पढ़ लो ना। क्या मतलब है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा लास्ट ईयर, तो सेम चीज़ को 2 जगह से याद करने का मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि हम एक ही रिसोर्स बनाओ लाइक एनसीईआरटी, और उसको बार बार पढ़ो, ताकि आपके दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाए। और आप जब भी आपको किसी भी एनसीईआरटी की लाइन को क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखो, तो आपको सीधा दिखने लगे कि ये वाला लाइन ना एनसीईआरटी के इस कॉर्नर में लिखा हुआ है। इससे आपका सिली मिस्टेक्स वगैरह ये सब रिड्यूस हो जाएगा, और जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। नाउ हाउ टू रिवाइज। देखो, अब आपको नीट में अराउंड 9 मंथ्स बचे हैं, और आपको, आप मानो ना मानो, बायो के एक चैप्टर को एटलीस्ट 3 दिन या मैक्स टू मैक्स 4 दिन में तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब मान लो कि अगर आपने आज किसी भी चैप्टर का वन शॉट लगाया जो कि 5 आवर में ख़त्म हो रहा है, तो उसका 30% वन शॉट से करा, वीडियो पॉज करा, एनसीईआरटी रीड करते गए पढ़ते टाइम पे, लाइक 1 से 3 वाले टाइम में। और मैंने बताया है आपको कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट्स या 45 मिनट्स रात को बता के रखना है, जहाँ पे आपको डेली रिवीजन करना है। वो करना ही है, वरना आप वो फॉरगेटिंग का देखा है ना, एक दिन में 50% भूलते हो, 7 दिन में 10% बच जाता है जो भी आपने पढ़ रखा था, तो सब भूल जाओगे आप, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए आपको ऐसा रिवाइज करना है जो मैं बता रहा हूँ। मान लो आज आपने 30% पढ़ा ना, तो आज आपको उसकी 30% की एनसीईआरटी रात को रिवाइज कर लेनी है। अगर नोट्स से पढ़ते हो तो नोट्स और एनसीईआरटी दोनों रात को रिवाइज कर लेना है। और नेक्स्ट डे अगर आप जाके पढ़ोगे, लाइक कल जाके नेक्स्ट 30% पढ़ोगे, यानी टोटल 60%, तो जो रिवीजन वाला आपका आधा घंटा होगा शाम को, उसमें पहले आज वाला 30% का एनसीईआरटी पढ़ोगे और नोट्स पढ़ोगे अगर पढ़ते हो तो, और फिर जो नेक्स्ट कल वाला जो पढ़ा होगा वो भी, मतलब टोटल 60%, यानी 2 रीडिंग हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर मान लो परसों जाके, यानी 3 दिन में अगर आप एक चैप्टर को ख़त्म करते हो, तो तीसरे दिन पहला दिन वाला, दूसरा दिन वाला, तीसरा दिन वाला, तीनों चीज़ें रिवाइज करनी है। तो इस तरह से आप 3 दिन में या 4 दिन में अगर आप एक चैप्टर को ख़त्म करोगे, तो 3-4 रीडिंग आपकी हो जाएगी एनसीईआरटी की एक ही बार में। तो आप वो जो फॉरगेटिंग कर्व है उसको बीट कर दोगे, आप चीज़ें भूलोगे नहीं लॉन्ग टर्म में। और फिर 15-20 दिन बाद आप एक टेस्ट सीरीज़ ले लेना, जिसके थ्रू आप ओल्ड चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो। नाउ टेस्ट सीरीज़, मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया कौन से टेस्ट सीरीज़ फॉलो करूं। तो देखो, फ़िलहाल अभी कंफर्म नहीं है कि अगले साल वाला नीट वाला पेपर सीबीटी में होगा या ओएमआर में होगा। ऐसा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जाके मंत्री जी बोल रहे थे कि सीबीटी में होगा, पर ऐसा कुछ कंफर्म नहीं बोला है अभी तक। विदिन 1 मंथ शायद कंफर्म हो जाएगा। अगर नहीं भी कंफर्म होता है तो सारे कोचिंग्स अपना जो भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर देंगी, तो तुम देख लेना कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ है जिसमें सिलेबस जनवरी में एंड हो रहा है, क्योंकि आइडियली आपको जनवरी तक एक बार ही सिलेबस ख़त्म करना पड़ेगा, ताकि लास्ट में आपको 2-3 महीना मिल जाए बार बार चीज़ें रिवाइज करने का, कुछ टॉपिक्स अगर वीक रहे हैं तो उनको, और डेली टेस्ट देने का, ताकि आपका स्कोर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो जाए। नाउ रिसोर्सेज। तो देखो, रिसोर्सेज में तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है मल्टीपल टाइम्स, 10 टाइम्स 15 टाइम्स, जितनी बार पढ़ पाओ। मैंने भी 15 बार से तो ज़्यादा ही पढ़ा था। मुझे अभी आप क्वेश्चन दोगे ना, मुझे दिखेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये लाइन। तो ऐसे फोटोग्राफिक मेमोरी आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ के बनानी है। अगर आप नोट्स प्रेफर करते हो, तब भी नोट्स और एनसीईआरटी बार बार पढ़ो, एक चीज़ है। और उसके बाद फिर पीवाईक्यूज़ आपको 2 से 3 बार करने हैं। कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हो गया कैसे करने हैं। तो देखो, पहले तो आपको मान लो चैप्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, आज जितना टॉपिक पढ़ा ना, टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज़ लगा लो। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होता है तो उस टाइम पे एक बार पीवाईक्यू लगा लो, वापस चैप्टर रिवाइज कर लो, तो 2 बार ही हो गया। उसके बाद मान लो जब टेस्ट में आपका कभी आ रहा है कोई चैप्टर, तो सबसे पहले पीवाईक्यूज़ लगाओ, ताकि तुमको पता चल जाए कि चैप्टर का कौन कौन सा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर जाके तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना। तो दूसरी बार ये हो गया। फिर मान लो जनवरी के आसपास तुम वापस से एक बार टोटल रिवीजन करते हो, तो पहले पीवाईक्यू लगा लो, फिर जाके चैप्टर पढ़ लो। तो इससे 3-4 बार तुम पीवाईक्यूज़ लगाओ और फिर एनसीईआरटी पढ़ो। मेन चीज़ तो यही है तुम्हारा प्राइमरी रिसोर्स। इसके बाद अगर तुम और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम एनसीईआरटी पंच लगा सकते हो।
और बाकी कोई और मॉड्यूल एज सच उतनी नीड नहीं है उसकी, वो सेकेंडरी रिसोर्सेज में आता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी एनसीईआरटी एग्जैक्टली पढ़ता कैसे था। तो 2 सिंपल स्टेप्स में पढ़ता था। पहला स्टेप होता है रीड एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ, एंड सेकेंड स्टेप इज़ एक्टिव रिकॉल। देखो पहला जो स्टेप है कि रीड एंड एक्सप्लेन योरसेल्फ, तो एक्सप्लेन करना खुद को क्यों ज़रूरी है। पहली बात तो आप एक्सप्लेन उस लैंग्वेज में करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो। लाइक मैं हिंदी स्पीकिंग रीजन से आता हूँ, तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता था। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो आप इंग्लिश में करना, या फिर कोई भी आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसमें करना। और ये एक्चुअली तरीका है, थोड़ा सा हर लाइन को थोड़ा टाइम दे ताकि वो चीज़ आपको याद हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली याद करना पर्पज़ है। क्योंकि आप एक बार रीडिंग लगा के चल जाओगे, आपको कुछ याद ही नहीं होगा, तो कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, पहला चीज़। अब दूसरा है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इसलिए करना है ताकि अब जो भी चीज़ आपने पढ़ा होगा ना पहला स्टेप में, उस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लो और वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहे, ताकि अगर मान लो बाद में आप रिवीजन करने जाओ तो आपको बहुत कम टाइम लगे उस चीज़ को रिवाइज करने में। तो एग्जैक्टली कैसे करना है, तो मैं आपको ये साइड में मैंने एक पेज लगाया है, उसमें पढ़ के मैं बताता हूँ। आपको साइड में एनसीईआरटी का एक पेज दिख रहा होगा। आप अपने, अगर आपके पास बुक है तो आप उसको ओपन कर भी सकते हो, या फिर अगर विजिबल होगा तो ठीक है। तो मैं उसमें आपको एनसीईआरटी रीड करके एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कैसे पढ़ता था एनसीईआरटी को। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक नंबर 6.2.2 है, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए आर, यानी इसमें प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं डीएनए एंड आरएनए की। From the foregoing discussion, it was clear that the debate between protein versus DNA as the genetic material was unequivocally resolved from the हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। यानी जो इससे पहले अगर आप पढ़ रखोगे चैप्टर तो आपको पता चलेगा कि जो हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट था उसने अनइक्विवोकली प्रूव कर दिया था कि उसके बाद मतलब कोई डाउट नहीं रहा था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि डीएनए एंटर कर रहा था बैक्टीरियोफेज से ई कोलाई में और प्रोटीन नहीं कर पा रहा था। नाउ इट बिकम एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज़ डीएनए दैट एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन गया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। हाउएवर इट subsequently become clear that in some viruses RNA is the genetic material, for example tobacco mosaic virus and QB bacteriophage। तो फिर बाद में पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें RNA जेनेटिक मटेरियल होता है, लाइक टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो ये देखो, ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल्स आप ट्रिक से याद कर लो, टीचर्स लोग बनाते हैं वो, या फिर आप खुद के भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 2 आरएनए वाले ऑर्गेनिज्म, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करने वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसको टीएमबी वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था थैंक यू करके, तो इससे मैं याद कर लेता था कि टोबैको मोज़ाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। नाउ आगे बढ़ते हैं। Answer to some of the question that why DNA is the predominant genetic material whereas RNA perform dynamic functions of the messenger and the receptor has to be found from the differences between the chemical structure of the 2 nucleic acid। तो RNA जो है मैसेंजर और हेडर के रूप में काम करता है और DNA जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसे पता चलेगा, तो उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स में जो डिफरेंसेस होते हैं उससे पता चलता है। कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डीएनए एंड आरएनए। देखो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में मेंशन है ना, तो उसका आपको आंसर करना है। ऐसा क्योंकि इंसुलिन वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आ गया था। तो इसका डिफरेंस क्या होता है डीएनए में, तो डीएनए में 2' पे OH नहीं होता है, और दूसरा क्या होता है डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है जो उसको अनस्टेबल बना देता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अ मॉलिक्यूल दैट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये 4 क्राइटेरिया है, जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा उसको फुलफिल करना पड़ेगा। पहला क्राइटेरिया है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट जनरेट इट्स रेप्लिका, यानी रेप्लिकेशन कर पाना चाहिए। इट शुड बी केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी म्यूटेशन के लिए स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए। एंड इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। नाउ इफ वन एग्जामिन इच requirement one by one because of the rule of base pairing and complementarity, both the nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct their replication. The other molecules in the living system such as a प्रोटीन फेल्स टू फुलफिल द फर्स्ट क्राइटेरिया। देखो डीएनए आरएनए में कम्प्लीमेंटैरिटी होता है। जैसे मान लो डीएनए की बात करें तो ए कम्प्लीमेंटैरिटी यानी 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद टी, आपने पढ़ा होगा AT, और सिमिलरली G और C 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये चीज़ डीएनए आरएनए में चलती है। बाकी प्रोटीन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो प्रोटीन में रेप्लिकेशन हो नहीं सकता है, तो प्रोटीन हट गया रेस से, क्योंकि 4 जो कंडीशन थी उसमें पहला कंडीशन रेप्लिकेशन था जिसमें प्रोटीन हट गया। अब डीएनए और आरएनए बचे हैं। नाउ द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंजेस विद द स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, यानी लाइफ साइकिल में ना चेंज हो, एज के साथ ना चेंज हो, फिर
फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के साथ ना चेंज हो। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक जो स्टेबिलिटी वाला बात है वो जेनेटिक मटेरियल में जो होती है वो बहुत ज़्यादा एविडेंट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, जो हीट कर दिया था तब भी वो जो माइस था वो मर गया था, वो जो वायरस था वो मर गया था, पर उसका जो डीएनए था उसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, मतलब दोनों स्टैंड हीट करने से सेपरेट हो गया था, पर फिर सुटेबल कंडीशन देते हैं, टेम्परेचर कम करेंगे तो वहाँ पर डबल स्टैंडर्ड बन जाता है। ये चीज़ आगे लिखी हुई है, मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नाउ this now can easily be explained in the light of the DNA that the two strands being complemented if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further जो 2HO ग्रुप प्रेजेंट होता है हर एक न्यूक्लियोटाइड में, आरएनए रिएक्टिव ग्रुप होता है और वो आरएनए को लेवल बना देता है, इजीली डिग्रेडेबल बना देता है। आरएनए इज ऑल्सो नाउ टू बी आरएनए जो है कैटलिस्ट के रूप में ऐड करता है, तो यानी रिएक्टिव होता है आरएनए। देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, तो डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करेगा। देयरफॉर अमंग द टू एसिड्स में डीएनए जो होता है बेटर जेनेटिक मटेरियल है। और फिर जो तीसरा कंडीशन है स्लो चेंजेस या म्यूटेशन वाली, वो आगे लिखा गया। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ द थायमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी ऑफ द डीएनए। वही थायमिन वाली बात, जो थायमिन होता है डीएनए में और यूरासिल होता है आरएनए में, और साइड में मैंने लिख लिया है यू से यूरासिल, यू से आरएनए में प्रेजेंट होता है, और जो कि यू से अनस्टेबल कर देता है। ये ट्रिक है जिसे आप याद कर सकते हो। वो डीएनए आरएनए दोनों ही म्यूटेशन कर पाते हैं, और आरएनए में ज़्यादा फास्ट म्यूटेशन होता है, तो आरएनए जीनोम वाले वायरसेस जो होता है उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है और इवॉल्व करते हैं बहुत फास्ट। इस तरह से आपको इंग्लिश में पढ़ के वापस एक्सप्लेन करते जाना है खुद को। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड, अब रही बात मेंडेलियन कैरेक्टर में जो फोर्थ वाली कंडीशन थी एक्सप्रेस करने में, तो आरएनए जो होता है बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकता है, प्रोटीन डायरेक्ट बना सकता है, पर डीएनए आरएनए पर डिपेंड करता है एक्सप्रेशन के लिए। तो उसके बाद कंक्लूजन ये निकलता है कि डीएनए जो केमिकली लेस रिएक्टिव, स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्ट करता है। एंड आरएनए जो होता है वो ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटर होता है। तो ये चीज़ ऐसे आपको एक बार इंग्लिश में पढ़ना है और आपको एक्सप्लेन करते जाना है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे पाओ और आपके दिमाग में वो चीज़ें याद हो जाए। और सारे वर्ड्स याद नहीं करने होते, कुछ कुछ मेन वर्ड्स याद करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहला जो 4 पॉइंट है इसका जो मैंने बताया, तो उसमें आपको बस जो सारा जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो जेनेटिक मटेरियल ऐड करेगा उस मॉलिक्यूल के लिए, तो पहला याद रखना एप्लीकेशन करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि स्टेबल होना चाहिए, स्लो चेंज या म्यूटेशन होना चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करना चाहिए। बस आपको इतना चीज़ याद रखना है। और एक्टिव रिकॉल कैसे करना है, तो मान लो आपने पूरा एक पेज पढ़ लिया या फिर कोई एक पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके बाद उसमें क्या पढ़ा उसको आप रिकॉल करो। जैसे मैं अभी आपको रिकॉल करके दिखाऊं, तो मैं अभी बुक नहीं देख रहा। सबसे पहले जो होता है मेजॉरिटी ऑफ द, पहले बात तो हर्शेस एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है, और मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ में आरएनए होता है, लाइक टीएमबी वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरिया। ट्रिक बना दिया, थैंक यू, उसे याद कर लिया। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एप्लीकेशन होना चाहिए, म्यूटेशन होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें होगी। इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल करना है। और उसके बाद फिर उसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है, लाइक प्रोटीन नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए जीतता है वहाँ पे, क्योंकि डीएनए में OH नहीं होता है और थायमिन होता है, और आरएनए में यूरासिल होता है जो उसको अनस्टेबल बना देता है। नाउ म्यूटेशन दोनों में ही पॉसिबल है, तो आरएनए थोड़ा बेटर है म्यूटेशन के टर्म्स में। और फिर स्टेबिलिटी के कारण जो होता है डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट किया गया, और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए आरएनए को एक्सेप्ट किया। तो इस तरह से आपको एक्टिव रिकॉल करना है। तो इससे आपका मतलब आपको हर एक चीज़ याद हो जाएगी, और अल्टीमेटली याद करना ही पर्पज़ है रीडिंग के बाद। और इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक फोटोग्राफिक मेमोरी बनता जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करने जाओगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो मैं अगर इस सारी बातों को समराइज़ करूँ तो देखो, आपको एनसीईआरटी में हर एक चीज़ पढ़ना है। इंट्रो पढ़ना है क्योंकि रिडक्शनल वायरसेस वाला लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था। साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है क्योंकि रामदेव मिश्रा के बारे में लास्ट ईयर आ गया था क्वेश्चन। और समरी पढ़ना है क्योंकि कुछ पॉइंट्स समरी में लिखा हुआ है जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी का आपको सब कुछ पढ़ना है। और अगर मैं एक लाइन में सब कुछ समराइज़ करूँ तो आपके पास 2 बुक है, 11th और 12th वाली एनसीईआरटी। आपके दोनों बुक की हर लाइन आपको याद करनी है। बाकी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, आपको साइड में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो।